क्या इंडिया में जस्टिस सिर्फ एक लीगल प्रोसेस है या सच में दोषियों को सजा देने का एक असली मीडियम? कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ एक खौफनाक अत्याचार। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की सुसाइड जो अपनी पत्नी और ससुराल वालों की धमकियों से परेशान था। बेंगलुरु में काम करने वाले एक एआई इंजीनियर अपनी सास और पत्नी से इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भुवनेश्वर की किट यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्र की मौत। तीन अलग अलग अनफॉर्चुनेट क्राइम्स पर एक ही सवाल, क्या इन्हें सच में न्याय मिला? कोलकाता की डॉक्टर जिसे उसके अपने ही हॉस्पिटल में पहले दरिंदों ने शिकार बनाया और फिर मौत के घाट उतार दिया, क्या उसे और उसके परिवार को न्याय मिला? अतुल सुभाष की मौत एक सुसाइड थी या एक सोची समझी मेंटल मैनिपुलेशन की साजिश? नेपाली छात्रा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने एलिजेटली अपने ही हॉस्टल रूम में अपनी जान दे दी? इन तीनों केसेस में क्या असल दोषी कानून के शिकंजे में आया? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सच्चाई है हमारी कानून व्यवस्था की, जो अक्सर या तो धीमा पड़ता है या अंधा बन जाता है। और जनता भी कुछ दिनों का आक्रोश दिखाकर अल्टीमेटली अपने अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इस पर चुप्पी साध लेते हैं। पर जरा सोचिए, दुर्भाग्यवश अगर कल ये सब आपके साथ हो तो भी क्या आप ऐसे ही मामले में चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? समय के साथ उस बुरी घटना को भूल जाएंगे या फिर आखिरी दम तक न्याय के लिए लड़ेंगे? आइए आज के इस वीडियो से एक बार फिर उन तीन बेगुनाहों की आवाज को बुलंद करते हैं और अगर उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला तो इस भारत के न्याय व्यवस्था से गुहार लगाते हैं कि वो इन्हें जस्टिस दिलाएं, देर से ही दुरुस्त दिलाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका। तो जैसे कि आप जानते हैं, 9 अगस्त 2024 को एक इंसिडेंट कोलकाता के फेमस आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में घटित होती है। एक 31 साल की डॉक्टर मोमिता देवनाथ जो अपने सपने पूरे कर रही थी, अपने हॉस्पिटल के कैंपस में एक दरिंदे की शिकार बन जाती है। सरकार ने इसके कंपेंसेशन में विक्टिम के फैमिली को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान करता है। सीरियसली, एक डॉक्टर की हत्या का कंपेंसेशन सिर्फ 10 लाख? वाह रे सिस्टम वाह। इस घटना का मेन कल्प्रिट जो कि संजय रॉय था, उसे अगले दिन 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 13 अगस्त को यह केस कैलकाटा हाई कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है और फिर अगले ही दिन क्राइम सीन से बचे कुचे सबूत मिटाने के लिए आर.जी. कर हॉस्पिटल में एक बदमाश द्वारा खूब तोड़फोड़ मचाई जाती है। इसके बाद 14 सितंबर को सीबीआई इंक्वायरी में आर.जी. कर प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस ऑफिसर अभिजीत मोंडोल को अरेस्ट कर लिया जाता है। 7 अक्टूबर को सीबीआई ने सिर्फ संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है, जिसमें उस पर मर्डर और रेप के चार्ज लगे। Murder case, the charge sheet that has been filed in the Sialda court today. We are also gathering that Sanjay Roy, the key accused in this case, has been charged with rape and murder. और इस साल 18 जनवरी को संजय रॉय को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। A court in Kolkata has sentenced Sanjay Roy to life imprisonment for the rape and murder of a trainee doctor at the state-run R.G. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दूसरी ओर प्रिंसिपल घोष और ऑफिसर मंडल को 13 दिसंबर को ही बेल मिल गई थी। अफसोस की बात यह है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये तक सामने आया था कि विक्टिम का शोषण एक से ज्यादा लोग कर सकते थे, पर संजय रॉय के अलावा किसी को भी पकड़ा नहीं गया। यानी कि आज भी इस केस के बाकी कल्प्रिट्स खुले में घूम रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता किसी ने तो उन्हें बचाने की कोशिश की है? आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज केस में कोर्ट वर्डिक्ट के बाद भी कुछ सीरियस सवाल ओपन है। एक बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे इंजरीज होने के बाद भी शुरू में इस इंसिडेंट को आत्महत्या क्यों बताया गया? प्रिंसिपल संजय घोष को प्रमोशन देकर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में क्यों ट्रांसफर किया गया था? प्रिंसिपल घोष के अगेंस्ट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, टेम्परिंग विद एविडेंस एंड प्रीवियस सेक्सुअल असल्ट्स के सीरियस एलिगेशंस थे, पर फिर भी उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? क्या इस क्राइम में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे? क्राइम सीन के पास सडन कंस्ट्रक्शन क्यों स्टार्ट किया गया? पुलिस रिस्पॉन्स में डिले क्यों हुआ? और डेथ का एक्चुअल कॉज क्या है?
उधर देश में अभी आरजी कर के डॉक्टर मौमिता देवनाथ के सैड इंसिडेंट का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था कि इधर दिसंबर में बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने ही घर में अपनी जान दे दी। उसने एक डिटेल नोट और वीडियो छोड़ा जिसमें उसने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और निकिता के परिवार पर टॉर्चर और मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide। दरअसल अतुल के दुर्दशा के पीछे सिर्फ उसकी वाइफ और इन-लॉज जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि पूरा जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम भी इक्वली जिम्मेदार था। पता है कैसे? अतुल के पिताजी के अनुसार अतुल को कोर्ट हियरिंग के लिए बेंगलुरु से जौनपुर उत्तर प्रदेश तकरीबन 40 बार जाना पड़ा था। सोचिए, तकरीबन 1800 किलोमीटर आपको हर वीक ट्रैवल करना पड़े तो आपकी लाइफ कैसी होगी। और इसके बाद बची कुछ कसर कोर्ट और पुलिस ने पूरी कर दी। दरअसल अतुल ने लिखा कि यूपी के जज रीता कौशिक ने इस केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और तो और वो अतुल के इस कंडीशन पर हंसते हुए कहा था कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। ये है हमारी न्याय व्यवस्था। और दुख की बात यह है कि आज तक रीता कौशिक पर कोई भी केस नहीं हुआ। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने अपनी जान दी। 14 दिसंबर को निकिता ने इलाहाबाद कोर्ट में बेल की अर्जी डाली। 15 दिसंबर 2024 को निकिता सिंघानिया, उसके मां और भाई को गुड़गांव में अरेस्ट किया गया। 17 दिसंबर 2024 को निकिता ने पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान सभी एलिगेशंस को डिनाई किया। 18 दिसंबर 2024 को उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। 4 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता और उसके फैमिली को बेल दे दी। 20 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अतुल के 4 साल की बेटे की कस्टडी उसकी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगी। सच तो यह है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक मजाक बन के रह चुकी है। पुलिस ऑफिसर, जज सब बिक चुके हैं और नेताओं को पॉलिटिक्स खेलने के अलावा कुछ काम ही नहीं। अतुल के परिवार को लगता है कि उनके बेटे की बलिदान व्यर्थ गया। इस केस में आज भी कई ओपन क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अतुल सुभाष का अपने एस्ट्रेंज पत्नी और उसके परिवार से परसिस्टेंट हैरेसमेंट और पैसे की मांग के आरोप को और इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और फीमेल की द्वारा बहुत ज़्यादा एलिमनी और मेंटेनेंस की मांग, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? एक वर्किंग वुमेन जो खुद अच्छा कमाती हो, उसका अपने पति से इतना ज़्यादा एलिमनी मांगना, क्या ये एक प्रकार का एक्सटॉर्शन नहीं है? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जुडिशियल सिस्टम में फीमेल के लिए कोई बायस है? Why men are guilty even before proved? जज और जुडिशरी के उन कर्मचारियों का क्या जो एक फैमिली डिस्प्यूट में भी कमाई का अपॉर्चुनिटी खोजते हैं? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? 16 फरवरी 2025 को प्रकृति लामसाल, एक नेपाली छात्र, अपनी हॉस्टल के कमरे में डेड पाई गई। प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया। 17 फरवरी को उसके परिवार और दोस्तों ने मानसिक उत्पीड़न और इमोशनल ब्लैकमेल का आरोप लगाया और कहा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। 18 फरवरी को ओडिशा पुलिस ने अद्विक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट से भागते समय अरेस्ट कर लिया और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। फिर 20 फरवरी को किड के कुछ शिक्षक और सुरक्षा अधिकारी भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए, जिनके ऊपर नेपाली छात्रों के प्रति भेदभाव और मिसबिहेव का आरोप लगा था। और एक और बात निकलकर सामने जरूर आई कि प्रकृति ने अपने डेथ के 11 महीने पहले 12 मार्च 2024 को ही यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को अपने खिलाफ हो रहे हैरेसमेंट को लेकर कंप्लेंट डाली थी। लेकिन उस वक्त पर यूनिवर्सिटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और देते भी कैसे, जब प्रकृति के मौत के बाद भी यूनिवर्सिटी का बिहेवियर इतना भद्दा था, तो उस वक्त जब प्रकृति जिंदा थी तो फिर किट से उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। और ये किट के नज़रअंदाजी की ही देन है कि आज प्रकृति इस दुनिया में नहीं है। हाल ही में NHRC ने यूनिवर्सिटी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो ठहराया है और UGC से इस पर एक्शन लेने की डिमांड करी है, पर प्राइम एक्यूज अद्विक को क्या सच में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगा, या ये भी पुणे पोस्ट केस और अहमदाबाद रैश ड्राइविंग केस के एक्यूज्ड के जैसे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के छूट जाएगी? प्रकृति लामसाल की ट्रैजिक केस
कुछ इंपॉर्टेंट और अनआंसर्ड क्वेश्चन सामने रखते हैं। किट यूनिवर्सिटी ने प्रकृति के कंप्लेंट्स का ठीक तरीके से हैंडल क्यों नहीं किया? NHRC ने क्रिटिसाइज किया कि यूनिवर्सिटी ने इस सेंसिटिव मैटर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या पुलिस को फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? प्रकृति का लैपटॉप और फोन से क्या नए एविडेंस मिले हैं जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्या अद्वैत श्रीवास्तव के अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं उनका कन्विक्शन होगा? ब्लैकमेल और हैरेसमेंट के एलिगेशन का लीगल सिस्टम कैसे एड्रेस करेगी? क्या अद्वैत के अगेंस्ट थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी? और अगर गिल्टी प्रूफ हो गया तो क्या हैरेसमेंट और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए रेलेवेंट लॉज के अंदर पनिश किया जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, तीनों केस में एक भी विक्टिम को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। तीनों केसेस में विक्टिम के साइड से ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं देखा गया। आरजीकर केस में जल्दी केस रफा दफा करने की कोशिश की गई। अतुल श्रीवास्तव के केस में अतुल के बूढ़े माता पिता को न ही उनका बेटा मिला और न ही उनका पोता, और सुसाइड के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई के नाम पर बस अरेस्ट और फिर उसके बाद बेल। किट केस में अद्वैत को पकड़ा तो गया है, पर हम सबको अंदर से पता है इस केस का आउटकम भी क्या होगा। 21वीं सदी में भी हम हिंदुस्तान के पुलिस और जुडिशरी सिस्टम से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी देश में इंसाफ सिर्फ अमीर, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही मिलता है। गरीब तो बस सिस्टम से गुहार लगा सकता है, पहले पुलिस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और फिर जुडिशरी। और हर स्टेप्स पर जस्टिस मांगने वाले को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई न कोई सीना तान कर खड़ा मिलेगा। ये तीनों केस सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेजेडीज नहीं है, ये केसेस एक बड़े पिक्चर की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे देश के पुलिस और जुडिशरी सिस्टम में बहुत कुछ सीरियस प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये एक वेकअप कॉल है। ये केस करप्शन, नेग्लिजेंस और सिस्टमेटिक बायस को एक्सपोज करते हैं। ये दिखाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट पुलिस और जुडिशरी सिस्टम की कितनी सख्त जरूरत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और लीगल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में रिपीट ना हो। पर लॉ पास करने वाले क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने का लॉ कभी पास भी करेंगे? सोचने वाली बात है। जय हिंद।